हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम घटना चक्र से संबंधित एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, फांसीवाद। इससे संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार हमें मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो लेकर आएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फांसीवाद से संबंधित आज का पहला क्वेश्चन, आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है तो निम्न में से सही कथन चुनिए। तो आधुनिक तानाशाही को जन्म दिया है, इसका आंसर हो जाएगा सर्वसत्तावादी राज्य को, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, आधुनिक तानाशाही को आधुनिक तानाशाही ने दो रूपों को जन्म दिया है। इनमें से फांसीवाद और नाजीवाद प्रमुख हैं। वो मुसोलिनी ने लिखा है कि राज्य की फासिस्ट संकल्पना में सब कुछ समा जाता है, इसके बाहर किन्हीं मानवीय आध्यात्मिक मूल्यों का अस्तित्व संभव ही नहीं है। सर्वाधिकार के अंतर्गत नागरिकों की समस्त गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण बना रहता है। नाजीवाद के प्रतिपादक एडोल्फ हिटलर के विचार भी सर्वाधिकार को पुष्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार किसने दिया? तो जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार जो है माओ त्से तुंग के द्वारा दिया गया था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख माओ जेडोंग ने अपनी प्रमुख रचना ऑन द पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप में जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ भी नहीं। तो ये किसने कहा था? ये मुसोलिनी के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे देख सकते हैं, फांसीवादी व सर्वशक्तिमान राज्य का समर्थन करता है। राज्य की सत्ता परम असीमित तथा अविभाज्य है। इसी संदर्भ में मुसोलिनी ने कहा था कि राज्य के बाहर कुछ नहीं है, इसके विरुद्ध कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। राज्य के हित के सामने व्यक्ति हित गौण है। इसी प्रकार तित्स्के ने भी यह कहा था कि दंडवत होकर राज्य की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए ये लोग राज्य को प्रमुख रूप से मानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? ये हिटलर के द्वारा दिया गया था। आप इसे देख सकते हैं, हिटलर ने कहा था कि अविराम युद्ध से ही मानव जाति की उन्नति हुई है, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक थे। तो बल सिद्धांत के जो बलिष्ठ समर्थक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी हिटलर को ही बलिष्ठ सिद्धांत के समर्थक के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे देख सकते हैं, नाजीवाद का जनक था। तो नाजीवाद का जनक यहाँ था या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ऐसा मुसोलिनी को नाजीवाद का जनक माना जाता है। जर्मनी के नेता एडोल्फ हिटलर ने अपनी साम्राज्यवादी, प्रजावादी और लोकतंत्र विरोधी कार्यक्रम के पक्ष में जो तर्क प्रस्तुत किए, उन्हें नाजीवाद की संज्ञा दी गई है। नाजीवाद को फांसीवाद का ही एक प्रकार माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से हिटलर ने किसकी वकालत की थी? तो हिटलर ने किसकी वकालत की थी? यानी नाजीवाद की। पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, अस्थायी अधिनायकवाद के स्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा केसी ह्यूअर के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसे रीड कीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से फांसीवाद की विशेषता कौन सी नहीं है, पूछ रहा है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है। ये इससे संबंधित विशेषता इसकी नहीं है, फांसीवाद से संबंधित नहीं है, क्योंकि फांसीवाद जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बिल्कुल नहीं मानता है। और बाकी फांसीवाद एक सर्वशक्ति संपन्न राज्य समर्थन करता है। इसमें जातीय सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है। यह महामानव पूजा और विशेष वर्ग में विश्वास करता है। ये तीनों राइट हो जाएंगे। आप फांसीवाद से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फांसीवाद, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फांसीवाद निम्नलिखित में से किसको महिमामंडित करता है? तो महिमामंडित किसको करता है? हिंसा को, युद्ध को और नेता को, क्रांति को नहीं करता है। यानी ए बी सी तीनों राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फांसीवाद निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? तो फांसीवाद सर्वहारा की तानाशाही का समर्थन नहीं करता है, बाकी समाज की निगमवादी समझ, प्रजातंत्रीय उत्कृष्टता, आज्ञापालन तथा अनुशासन को समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन है, फांसीवाद के फासिस्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में दंडों का समूह, यानी इसका ए आंसर हो जाएगा। फांसीवाद के फासिस्ट शब्द का अर्थ प्राचीन रोम के दंडाधीशों की शक्ति के प्रतीक के रूप में दंडों का समूह है। इसे सार्वजनिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसे दंडाधीशों के सेवक उठाकर चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप देख सकते हैं,
अंग्रेजी के फासिज्म शब्द की उत्पत्ति इतालवी शब्द फासियो से हुई है, जिसका अर्थ होता है डंडों का एक गट्ठर जो कुल्हाड़े के मूठ के चारों ओर लाल पीले फीते से बंधा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसका एक्सप्लेनेशन और रीड कर सकते हैं आप लोग। बाकी अगला क्वेश्चन है, फांसीवाद का जन्म हुआ था, तो फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, यानी इसका बी आंसर हो जाएगा। फांसीवाद का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली में हुआ, जब मुसोलिनी के नेतृत्व में वर्ष 1915 में मिलान से पहले फांसियों की स्थापना हुई थी। फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ था? फिर दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर इटली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध किया था, किसने किया था? फांसीवाद ने। अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानता, उसका विरोध फांसीवाद के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फांसीवाद के संबंध में सही युग्मों की पहचान करने की बात करें तो इटली का संबंध मुसोलिनी से हो जाएगा, जर्मनी का हिटलर से, मुसोलिनी से नहीं है, बाकी पहला इसमें ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फांसीवाद का जन्म फिर कहां हुआ पूछ रहा है? इटली से, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फासिज्म शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फासिज्म शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी के लैटिन, यानी फासिज्म शब्द जो है की उत्पत्ति इतालवी शब्द के फांसियों से हुई है, जिसका मूल तो लैटिन भाषा फासिस्ट से उद्भव हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इटली में फांसीवाद का उदय का परिणाम था, तो इटली में फांसीवाद के उदय का परिणाम जो था प्रथम विश्व युद्ध था। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसने कहा आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व? तो इसका आंसर मुसोलिनी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। आप इसे देख सकते हैं, फांसीवादी युद्ध को मानवता का विरोधी नहीं बल्कि राज्यों की सेहत बनाने वाला व्यायाम मानता है। मुसोलिनी ने कहा है कि युद्ध राज्य के लिए वैसा ही है जैसा कि नारी के लिए मातृत्व। शांति का नारा उत्साहहीन, कमजोर और नपुंसक देश देते हैं, युद्ध की आग में तपकर ही शक्तिशाली राष्ट्र सोना बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे मातृत्व महिला के लिए है उसी तरह युद्ध पुरुष के लिए, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया? मुसोलिनी के द्वारा दिया गया था, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरा प्रोग्राम या कार्यक्रम कार्य है बात नहीं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर भी मुसोलिनी हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन और अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी तानाशाही शासन की स्थापना की थी। नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना जाता है? नाजी जो है अपनी पुस्तक मेन कैंप, जो हिटलर की बायोग्राफी है, उसी को ये अपना बाइबिल मानते हैं। आप देख सकते हैं, जर्मनी में नाजियों द्वारा हिटलर की पुस्तक मेन कैंप मेरा संघर्ष को बाइबिल माना गया है। यह पुस्तक हिटलर की आत्मकथा के साथ साथ उसकी राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के बारे में उसकी योजनाओं का वर्णन है। जर्मनी के लेंसबर्ग जेल में बंद हिटलर ने 1923 में बोलना शुरू किया, जिसे हिटलर का सहायक रुडोल्फ हेस लिखता गया। इस पुस्तक का संपादन रुडोल्फ हेस ने किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो ये किसका? अल्फ्रेड रोक्को के द्वारा किया गया था, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिजात वर्ग के द्वारा। इसे देख सकते हैं आप लोग। बाकी फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांत भी दिए गए हैं। हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फांसीवाद ने राज्य को माना है, तो फांसीवाद ने राज्य को क्या माना है? व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति के रूप में माना है, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? तो फांसीवाद में प्रजातंत्र का विरोधी है, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फांसीवाद विश्वास करता है कि राज्य दल से श्रेष्ठ है। फांसीवाद में राज्य को ही प्रमुखता दी जाती है, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का उसमें कोई महत्व नहीं होता है। बाकी आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारा प्रजातंत्र से संबंधित है, इसको भी कुछ क्वेश्चन इससे भी कर लेते हैं। प्रजातंत्र में जो है विकास का नव शास्त्रीय सिद्धांत आवश्यक हो गया है, तो इसका आंसर है उक्त सभी के कारण। 19वीं शताब्दी में तकनीकी और शास्त्रीय खोजों के कारण, यूरोप में कामगारों की स्थिति में तेजी से गिरावट के कारण और मार्क्स की शिक्षाओं से क्रांति के भय के कारण। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यह वक्तव्य किसने दिया कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? तो ये R.M. मैकाइवर के द्वारा दिया गया था। मैकाइवर ने कहा कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। M.N. रॉय द्वारा विकसित विचार को जाना जाता है, तो उग्र मानववाद। M.N. रॉय उग्र मानवतावादी थे, इसलिए उनके विचारों को उग्र मानवतावाद के नाम से जाना जाता है। आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। 1949 में उनका संशोधित नाम रेडिकल ह्यूमैनिटी रख दिया तथा मानवतावाद और पूर्ववर्ती समकालीन सभी विचारकों से भिन्न थे।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एम एन नॉय के संगठित लोकतंत्र में अंतिम शक्ति निहित है। तो अंतिम शक्ति किसमें निहित है? लोगों में निहित है, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? तो डी टॉक्विले ने ही लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, डी टॉक्विले। आप इसे देख सकते हैं, डी टॉक्विले ने स्वतंत्रता और समानता के सामंजस्य की समस्या पर ध्यान आकृष्ट करते हुए लोकतंत्र पर आक्षेप किया है। उनके अनुसार लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा कर देता है। लोकतंत्र बहुमत का शासन स्थापित करता है, जो बहुमत की निरंकुशता का रूप धारण कर लेता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक गलत है? तो गलत पूछा है, तो प्राकृतिक समानता ये गलत हो जाएगा, यानी 20 का रॉन्ग हो जाएगा। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध कृति ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में प्राकृतिक समानता की नहीं बल्कि प्राकृतिक असमानता की चर्चा की है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान सिद्धांत का आशय है। तो इसका आशय जो है ए, यानी पहला इसका आंसर हो जाएगा निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उप क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमताओं से उत्पन्न होती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणामस्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का अभियोजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है। तो 8th की बात करेंगे, तो 8th का आंसर डी हो जाएगा, यानी ए सत्य है परंतु आर क्या है? असत्य है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकतंत्र शासन का विकृत रूप स्वरूप है, यह कथन किसका है? तो इसका कथन है, इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरिस्टोटल जो है लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप मानते हैं। आप इसे देख सकते हैं, अरस्तु ने लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप कहा है। बहुत से व्यक्तियों के शासन का सामान्य रूप मध्य वर्गतंत्र यानी पॉलिटी है तथा उसका विकृत स्वरूप लोकतंत्र डेमोक्रेसी है। वास्तव में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग अरस्तु ने भीड़तंत्र के अर्थ में किया है, जिसे वह बहुसंख्यक मूर्खों, अज्ञानियों तथा स्वार्थी व्यक्तियों का शासन कहता है, जिनका अत्याचार राजतंत्र या कुलीन तंत्र से अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पॉलिटी संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक स्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है, यह कथन दिया गया है। यह कथन जो है अरस्तु के द्वारा दिया गया है, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। पॉलिटी या संवैधानिक जनतंत्र को अरस्तु राज्य का सर्वोत्तम रूप मानता है। इसमें शासन सत्ता न तो अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग के हाथ में रहता है और न ही बहुसंख्यक निर्धनों के हाथों में। इस प्रकार का शासन न तो निर्धनों का शोषण करता है और न ही धनिकों पर अत्याचार के लिए सोच सकता है। इसमें किसी भी वर्ग का पूर्ण प्रमुख नहीं रहता वरन विभिन्न वर्गों के दावों का सम्मिश्रण कर दिया जाता है। इस प्रकार यह अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में अधिक स्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा चिंतक लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हॉब्स जो है उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा है। बाकी तीनों लॉक, कार्ल मार्क्स और जे.एस. मिल उदारवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। बाकी हॉब्स जो है सामाजिक समझौते सिद्धांत से जुड़ा है। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा था? तो ये C.L. वेपर के द्वारा मिल को विरक्त प्रजातांत्रिक कहा था, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं बहुमत के ऊपर। ठीक है, वेपर ने मिल को विरक्त प्रजातंत्रवादी कहा है क्योंकि मिल का विचार था कि स्वतंत्रता की भांति ही लोकतंत्र सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। मिल सच्चे और झूठे लोकतंत्र में विभेद करता है। बहुमत के ऊपर आधारित जनतंत्र एक झूठा जनतंत्र है क्योंकि यह मनुष्य की बुद्धि तथा चरित्र के आधार पर अंतर की अवहेलना करता है। इसके विपरीत वह जनतंत्र जिसमें समाज के विभिन्न अंगों को महत्व दिया जाता है सच्चा लोकतंत्र है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया था? तो नागरिक नामक जो आंदोलन चलाया गया था वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया था, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, जयप्रकाश नारायण ने ए पिक्चर ऑफ सर्वोदय सोशल ऑर्डर में लिखा है कि बहुसंख्यक दल शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर लोकतांत्रिक शासन के स्थान पर स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करती है और तो वे दल विहीन लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उसी के आधार पर उनके द्वारा समग्र क्रांति का नारा दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य का एक औद्योगिक राज्य बन गया है? तो ये गॉलब्रेथ के द्वारा कहा गया है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। जे.के. गॉलब्रेथ ने अपनी महत्वपूर्ण कृति द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट में स्पष्ट किया है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तु ने प्रदर्शित किया है कि बहुतंत्र पॉलिटी का विकृत रूप है। किसने किया है? लोकतंत्र का। लोकतंत्र का यानी सी इसका आंसर हो गया। अरस्तु जो है लोकतंत्र को इसका पॉलिटी का विकृत रूप मानते हैं। आप इसे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है? तो डेविड बी ट्रूमैन प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है। बाकी लॉर्ड ब्राइस, सी राइट मिल्स और हेरोल्ड लासवेल ये तीनों इससे संबंधित नहीं हैं। इनकी जो डेविड ट्रूमैन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द गवर्नमेंटल प्रोसेस में लोकतंत्र के अंतर्गत सामाजिक समूह की पारस्परिक क्रियाशीलता को स्वीकार किया तथा प्रत्येक व्यवस्था में समूह के अस्तित्व को अनिवार्य माना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सुमेलित नहीं है कह रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लोकतंत्र का कॉर्पोरेट दृष्टिकोण जो है हेगेल के द्वारा दिया गया था, ये गलत हो जाएगा। लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण रॉबर्ट डेहल के द्वारा दिया गया था। लोकतंत्र का अभिजनवादी दृष्टिकोण, ठीक है, मोस्का के द्वारा दिया गया था। और लोकतंत्र का नव दक्षिणपंथी दृष्टिकोण डेविड मार्कंड के द्वारा दिया गया था। वहीं हेगेल ने लोकतंत्र का नहीं अपितु राज्य का कॉर्पोरेट सिद्धांत दिया था। बाद में फांसीवादियों ने निगम राज्य की अवधारणा को लागू कर संपूर्ण उत्पादन को राज्य के अधीन कर दिया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस विचारक ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जे मेडिसन के द्वारा, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। जे मेडिसन संयुक्त राज्य अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति थे। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मेडिसन के प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया था, किंतु वर्ग की भांति प्रतिनिधित्व के रूढ़िवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होना चाहिए, किंतु रोजमर्रा के कार्यों में प्रतिनिधियों को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक कल्याणकारी सिद्धांत आधारित है। तो लोक कल्याणकारी सिद्धांत किस पर आधारित है? लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है। लोकतंत्र का जो वास्तविक अर्थ है इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम लोकतंत्र है। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथों में होती है। किसके हाथों में होती है? तो इसका आंसर हो जाए बी, यानी लोगों के हाथों में, यानी जनता। बी इसका आंसर रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, DPGT DSSB 2014, UPGIC 2008 और UPGIC 2012 में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा है। तो स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में जो बाधा है, निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली, ये हो जाएगा इसका आंसर। बाकी सांप्रदायिकता का अभाव, स्वस्थ एवं सुदृढ़ राजनीतिक दल, स्वतंत्र प्रेस, तीनों पॉजिटिव हैं। एक ही इसमें निगेटिव है, निरक्षरता एवं दूसरी शिक्षा प्रणाली, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है। तो किसको स्वीकार किया? लोकतांत्रिक गणतंत्र को, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रत्यायुक्त विधायन व्यवस्था में से किसकी शक्ति में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर जो है दिया नहीं गया, इसे देख लेते हैं। प्रत्यायोजन विधान का अर्थ होता है विधानमंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग। इसे प्रत्यायुक्त विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अधीनस्थ विधायन या सहायक विधायन के नाम से जाना जाता है। आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से यह विचार किसका है? इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों न हो। ये CD बर्न्स के द्वारा दिया गया कथन है। आप इसे देख सकते हैं। यद्यपि लोकतंत्र के व्यवहारिक स्वरूप में कुछ कमियां हैं, लेकिन इन्हें दूर करके इसे और कार्यकुशल बनाया जा सकता है। इसकी जगह पुरानी व्यवस्था राजतंत्र या अधिनायक तंत्र अपना लेना मूर्खता होगी। इसी संदर्भ में CD बर्न्स ने लिखा है कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं। यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी। इसकी कल्पना चाहे कितनी ही मधुर क्यों न लगे। इसी प्रकार अल्फ्रेड स्मिथ ने लिखा है कि लोकतंत्र के सभी रोगों का निदान और अधिक लोकतंत्र के द्वारा ही हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें देख सकते हैं आप अन्य महत्वपूर्ण कथन भी दिए गए। CD बर्न्स के, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था लोकतंत्र के बारे में, और महात्मा गांधी के द्वारा क्या कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकतंत्र में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया गया था।
गुटतंत्र का लौह नियम, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, जर्मन समाजशास्त्री रॉबर्ट मिचेल्स द्वारा वर्ष 1911 में अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में दिया गया है। मिचेल्स ने लोकतंत्र में अभिजनों के शासन को गुटतंत्र की संख्या दी। इनके अनुसार किसी भी तरह का मानव संगठन स्थापित कर देने पर उसका नियंत्रण अंततः एक छोटे से गुट के हाथों में आ जाता है और यह बात लोकतंत्रीय प्रणाली पर भी लागू होती है। आप इसे और इसके अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मोस्का की मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है द रूलिंग क्लास, यहाँ पे दी गई है, और सी राइट मिल्स ने अपनी कृति द पावर एलिट लिखी थी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट में दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट, और इटली के समाजशास्त्री पेरेटो ने लोकतंत्र के अभिजन वर्गीय सिद्धांत के अंतर्गत अभिजनों के संचरण सर्कुलेशन ऑफ एलिट का सिद्धांत दिया था। इसमें तीनों जो फैक्ट हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा एक चिंतक विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़ा है? तो विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से ये सभी तीनों जुड़े हैं। विल्फ्रेड पेरेटो की बात करें, मोस्का की बात करें और रॉबर्ट मिचेल्स की बात करें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे देख सकते हैं अच्छे से, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित तीनों जो फिलोसफर हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पेरेटो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो सही नहीं है, उसने साम्राज्यवाद की प्रशंसा की, ये रॉन्ग हो जाएगा इसमें, क्योंकि साम्राज्यवाद की प्रशंसा उनके द्वारा नहीं की गई थी। आप इसे देख सकते हैं, पेरेटो ने साम्राज्यवाद की निंदा की है और उसे मुक्त समाज के लिए अभिशाप माना है। प्लेटो, हीगल और मार्क्स की आलोचना वह इस आधार पर करता है कि तीनों ने समाज की समग्र व्याख्या करते हुए सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली के लक्ष्यों और सिद्धांतों का समर्थन किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेलीरैंड जो है इसको स्वीकृत पागलपन कहता है। आप इसे देख सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य है इसमें बहुत कुछ दिया गया। प्लेटो अरस्तु के अनुसार इसको भीड़ तंत्र या मूर्खों का तंत्र कहा गया है। कार्लाइल के अनुसार लोकतंत्र को लाखों मूर्खों की सरकार कहा गया है। लुंडोविसी के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ मृत्यु है, और वॉल्टर वेल के अनुसार लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है। एंथनी गिडेंस के अनुसार लोकतंत्र में भावनात्मक एवं बहुमत अत्यधिकता देखी जाती है। और वार्कर की बात करें, लोकतंत्र जुगाड़ों का शासन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका पॉजिटिव है टीवी स्मिथ के द्वारा, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, जीवन शैली बताया गया है लोकतंत्र को। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है आप लोग जरूर रीड कीजिए इनको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? तो क्रांतिकारी सिद्धांत, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिनिधित्व का क्रांतिकारी सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है। रूसो ने प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की आलोचना करते हुए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया था। रूसो के अनुसार जनता केवल निर्वाचन के समय ही स्वतंत्र होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली की विशेषता है। किसने कहा था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? ये गिलक्राइस्ट के द्वारा कहा गया था, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यह स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन का लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का शासन मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है। और सीले के द्वारा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। और डाइसी यहाँ बात करते हैं, लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। ये लोकतंत्र की परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। ये इसका आंसर हो जाएगा। मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह कथन किसका है? तो यह कथन J.S. मिल का है, जॉन स्टुअर्ट मिल बेंथम के शिष्य जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि मतों को गिना नहीं जाना चाहिए, मतों को तोला जाना चाहिए। आप इसे देख सकते हैं, मिल का कथन है कि मतों को गिना नहीं तोला जाना चाहिए। J.S. मिल का विचार था कि शिक्षित और योग्य व्यक्तियों को अज्ञानी एवं मूर्ख व्यक्तियों की तुलना में बहुमत का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ज्ञातव्य इसी प्रकार का विचार सिज्विक ने भी दिया था। और वहीं बेंथम की बात करें तो बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत का समर्थन किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने कहा प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? तो ये सीले के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें
प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, तो इसका आंसर भी सीले के द्वारा हो जाएगा। यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु ने कहा कि यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप प्लीज इन महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वीडियो पॉज करके अच्छे से रीड कीजिए आप इनको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची को सूचितों से मिलाने की बात कर रहा है। इसे देख लेते हैं। सुरक्षात्मक लोकतंत्र की बात रॉबर्ट ए डेहल के द्वारा की गई थी। पीपल्स लोकतंत्र की बात लेनिन के द्वारा की गई थी। बहुल लोकतंत्र की बात अरस्तु के द्वारा की गई थी और शास्त्रीय लोकतंत्र की बात जॉन लॉक के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया था? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, यानी 20 का राइट हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के 3 अंगों में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है। तो ये जनता में। अंतिम शक्ति किसमें निवास करती है? जनता में करती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? तो न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, ये आवश्यक लक्षण इसका नहीं है। बाकी न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस स्वतंत्र होता है और सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। ये तीनों राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है किसमें है? लोकतंत्र में ही इसकी सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है किसमें? किया? राजनीतिक दल और विधानपालिका और संविधान के द्वारा। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह सभी व्यक्ति के मतों को समान मानता है, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो ये लोकतंत्र के लिए ही आवश्यक है, इसका आंसर भी ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दल या पद्धति लोकतंत्र को स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका द्विदलीय पद्धति सबसे उपयुक्त मानी जाती है, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी डी इसका लक्षण नहीं है। बाकी लोकमत, जनमत संग्रह और आरंभन ये तीनों राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उनके में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है पूछ रहा है? तो दबाव समूह इसका साधन नहीं है। फ्रांस से जाना जाता है, तो फ्रांस किसको किस लिए? बहुदलीय व्यवस्था के लिए फ्रांस को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकतंत्र में किसका प्रकार्य हित स्पंदन है? तो लोकतंत्र में जो है दबाव समूह का हित स्पंदन होता है। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस एक को आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा गया है? तो अदृश्य साम्राज्य किसको कहा गया? दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप को ही अदृश्य साम्राज्य की संज्ञा दी गई है। आप इसे देख सकते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य सरकार या दबाव समूह को कहा जाता है। डी मैक्किन दबाव समूह को अदृश्य सरकार कहता है। दबाव समूह एक प्रकार से अनौपचारिक संगठन है जो अपने हितों की पूर्ति हेतु राजनीति को प्रभावित करते हैं। बाकी देख सकते हैं, फाइनल दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य का अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा देते हैं। दबाव समूह को तृतीय सदन भी कहा जाता है। वहीं बात करें, सेलिन रिचर्ड लैम्बर्ट दबाव समूह को गैर सरकारी शासन कहता है, अनऑफिशियल गवर्नमेंट। और एलन पॉटर दबाव समूह को संगठित समूह की संज्ञा देते हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है पूछ रहा है? तो वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं, यह आवश्यक कार्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जनमत निर्माण के साधनों की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा चारों। जनमत निर्माण के जो साधन है, प्रेस भी है, दूरदर्शन भी है, राजनीतिक दल भी और शेयर बाजार भी। इसमें शेयर बाजार नहीं आएगा, प्रेस भी हो जाएगा, राजनीतिक दल, दूरदर्शन। शेयर बाजार जो है जनमत निर्माण के साधन नहीं है। निम्न में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? तो संवैधानिक राजतंत्र किस में है? ब्रिटेन में। इसका एग्जाम्पल आंसर बी हो जाएगा। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। ब्रिटिश संसद में 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स स्थायी और उच्च सदन है जिसके सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राजा करता है। इस सदन में 90% सदस्य वंशानुगत होते हैं। राजा औपचारिक प्रधान होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश के में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। इसके अंतर्गत जनता प्रत्यक्ष तरीके से शासन का चुनाव करती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में उपक्रम में प्रत्याहन, परिप्रेक्षा आदि विधियां अपनाई जाती हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में हर्नसा ने कहा है कि यह शुद्ध रूप में लोकतांत्रिक शासन का वह शासन है जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहियों प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी कहाँ यहाँ पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? स्विट्जरलैंड में, यानी इसका आंसर भी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है? तो कौन है? उपरोक्त सभी, जनमत संग्रह, आरंभ और प्लेबिसाइट।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। तो आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन, इसका आंसर मिलान सही नहीं है, इसलिए इसको हटा दिया गया। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निर्णय के संबंध में निम्न से कौन एक सत्य नहीं है? तो इसमें सर्वोत्तम यह योजनाओं एवं नीतियों का सही चुनाव नहीं करता है, ये राइट इसमें नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट जरूर आप रीड कीजिए, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट हर्बर्ट साइमन की जो प्रसिद्ध बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो है, इसमें निर्णय लेने संबंधी विचार दिए गए हैं। साइमन के अनुसार क्या कहा गया, और हर्बर्ट साइमन के लोक प्रशासन के क्षेत्र में निर्णय निर्माण संबंधी अपने इस योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था उनको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों या व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को कहते हैं, इस पद्धति को ही प्रत्याहन कहते हैं। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की व्यवस्था स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण में क्रमशः जनमत संग्रह, प्रत्याहन, परिप्रेक्षा एवं उपक्रम हैं। इसमें यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक नहीं लगता है तो नागरिक उन्हें अपने पद से हटाकर उनकी जगह प्रतिनिधि चुन सकते हैं। यह प्रक्रिया जो है रिकॉल कहलाती है या प्रत्याहन कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में किसी भी कानून के निर्माण के लिए जनमत संग्रह, रेफरेंडम की मदद ली जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। यह किसने कहा है? यह गार्नर के द्वारा कहा गया है, आप इसे देख सकते हैं। उपरोक्त कथन गार्नर का है। गार्नर द्विसदनीय व्यवस्थापिका का समर्थन करते हैं, इससे प्रथम सदन की मनमानी पर रोक लगती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कथन और कारण दिया गया है। राजनीति में बहुलवादी क्रांति आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के पुनर्गठन की मूल समस्या को रेखांकित करती है। सत्ता का केंद्रीकरण कर्मठता में वृद्धि करता है। तो 66 का आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं, बट उनकी व्याख्या जो है सही नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक ग्रुपों में आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और अपने कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम इसी प्रकार आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए वैज्ञानिक समाजवाद से शुरू करेंगे। थैंक यू।